आगे बढ़ेंगे और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में उथल पुथल होने के बाद 5 अगस्त से शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना भारत में सेफ हाउस में है। आज से 53 साल पहले साल 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी, तब शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना और भाई रसेल को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बनाया हुआ था। पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर चुकी थी और बांग्लादेश आजाद हो चुका था, लेकिन ढाका के धनमंडी में पाकिस्तानी सेना इस बात से बेखबर शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को घेर रखा था। और अब उस वक्त भारतीय सेना में मेजर अशोक कुमार तारा, जो कि बाद में कर्नल के पद से रिटायर हुए, उन्होंने अकेले पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवाया और शेख हसीना के परिवार को बचा लिया गया था। आज कर्नल अशोक कुमार तारा हमारे साथ में जुड़े हैं। कर्नल अशोक, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। उस वक्त को याद किया जा रहा है जो 1971 का था। मेरा सवाल यही, 1971 की वो कहानी क्या थी जब आपने शेख हसीना और उनके परिवार को बचाया था? इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं बांग्लादेश की लिबरेशन वार मार्च 71 से 24 जनवरी 72 तक रहा। इसके अंदर मैंने मुक्ति वाहिनी कैंप लगाया, रिफ्यूजी कैंप लगाया, उनको ट्रेनिंग की, उनके साथ किया। उसके बाद नीचे अगरतला में था, वहाँ पर भी मैंने 2-4 जो लड़ाइयाँ थी बॉर्डर के ऊपर दूसरी लड़ी। इसके बाद जो 3 दिसंबर 71 को लड़ाई जब वार डिक्लेयर हुई, तो उस टाइम पर हमने गंगा सागर रेलवे स्टेशन को अटैक किया था। मेरी कंपनी मेरे नीचे, उसके अंदर मैंने खुद दुश्मन का बंकर बर्बाद किया और उनको जो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर तो हमने गंगा सागर रेलवे स्टेशन किया था और उसके अंदर मुझे वीर चक्र मिला था। और उसके बाद हम जो है नदी पार करके जब 15 तारीख को मुझे हुक्म मिला कि आप जो है जो ढाका का एयरपोर्ट है उसको कैप्चर करेंगे। 15 को हमने रात को कैप्चर किया, 16 तारीख सवेरे तक कैप्चर हो गया और 4 बजे 16 तारीख को पाकिस्तान ने भारतीय फौज और बांग्लादेश फौज के नीचे सरेंडर कर दिया। और 17 तारीख को मुझे बोला गया कि VAPI पे अपडेट देखो। तब 9 बजे मुक्ति वाहिनी का एक योद्धा वो मेरे CO के पास आया, मुझे बोला कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली पाकिस्तानी कैद में है और उनकी ज़िंदगी को खतरा है और एक दिन पहले भी उनको मारने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला और मुझे भेजा गया, लेकिन सरेंडर हो चुका था, शायद इतना उसमें अंदर वो नहीं था। उस गाइड को लेकर मैं जब आगे गया 2 जवानों के साथ, तो घर जहाँ पर वो कैद में थे धनमंडी के अंदर, उसके पास 100 गज की दूरी पर काफ़ी भीड़ खड़ी थी, जिसमें BBC के मीडिया था, भारतीय मीडिया था, बांग्लादेश का मीडिया था, लोकल भी थे और लोकल लोग भी थे। उन्होंने मुझे रोक दिया और बोला कि आप आगे मत जाओ, ये फायर करते हैं। उन्होंने बताया कुछ देर पहले उनके ऊपर फायर हुआ। उससे पहले उन्होंने मुझे एक गाड़ी दिखाई जिसमें गोलियां लगी थी और वहाँ पर एक लीड डॉक्टर जो है उसकी डेड पड़ी थी, जो रिपोर्टर का काम भी करती थी। अब मेरे सामने सवाल हो गया कि अगर मैं फ़ौज को बुलाता हूँ तो मुझे जो है अपने सीनियर को 25 दफ़ा बहुत दफ़ा बताना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब तक फौज भेजेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास 2 ही जवान थे, उनके साथ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन कार्रवाई से ज़रूरी ये था कि जो घर में कैद थे उनकी ज़िंदगी को बचाना। तो मैंने ये सोचकर अपना हथियार जो अपने जवानों को दे दिया और बोला कि मैं बिना हथियार के जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर दिया है और वो भी सरेंडर कर दें। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गाड़ी के पास तो मैंने बोला कोई है, कोई जवाब नहीं था। पंजाबी के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से जाओ, नहीं तो हम फायर कर देंगे। मैं तब भी थोड़ा सा आगे गया, गेट के पास पहुँचा तो मैंने उनको बताया कि मैं भारतीय फ़ौज का आदमी बिना हथियार के आपके सामने बताने के लिए आया हूँ कि आप सरेंडर कर दो। और क्योंकि अपना जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने भारतीय फ़ौज भंग कर दिया, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पंजाबी में हर तरह की गाली दे दी
मुझे डराने के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने भारत के बारे में और यही बोला कि भारत की फ़ौज डरपोक फौज है, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। लेकिन उसी टाइम पर एक हेलीकॉप्टर जो ऊपर से उड़ा, तो मैंने इशारा किया कि वो देखो, वो भारतीय हेलीकॉप्टर कभी आपने देखा? वो चुप थे। मैंने बोला इसका मतलब यह है भारतीय फ़ौज ढाका में आ गई है। मैं आपके सामने यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ बिना हथियार के, ये बताने के लिए कि मैंने भी ढाका से होके आया हूँ, इसलिए आप लोग सरेंडर कर दें। वो काफ़ी देर तक बातचीत चली, वो मुझे डराते रहे। फिर उन्होंने गोली फायर की मेरे ऊपर से डराने के लिए, और मुझे बोला वापस जाओ, नहीं तो हम अगली गोली आपको मार देंगे। मैंने बोला आप मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन भारतीय फ़ौज मुक्ति बनी आएगी, आप सबको मार देगी, और आपकी डेड बॉडी का क्या होगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दोबारा मुझे बोला और डराया मुझे कि हमारे, और अपने अपने जवानों को हथियार लोड करने के लिए बोल दिया कमांडर ने। उस घर, जो छोटा घर था, 3 बेडरूम वाला और 200 गज के प्लॉट, सिंगल स्टोरी, ऊपर बंकर बने थे, गेट के पास बंकर था, संतरी की राइफल आगे थी, 2 बंकर साइड पर थे। वो कमांडर मुझे दोबारा बोला, मैंने उसको बोला कि मैंने रिपीट किया, ये हमारी 20-25 मिनट तक बातचीत हुई कि आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आप कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं जाओगे। लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। मैंने गेट खोल के थोड़ा अंदर चला गया जिससे उनको अंदर मैं दबाव डाल सकूं। जो गेट का सेंट्री था, उसकी राइफल का बैनेट, जो एक चाकू होता है, वो उसने मेरी बॉडी के साथ लगा दिया, और वो कांप रहा था कि शायद तो कभी नहीं देखा। मैंने कोई बोर्ड एक्शन नहीं किया, हंसता आस्ता से राइफल को दूर कर दिया कि गलती से घोड़ा न दबा दे। अंदर जो पाकिस्तानी गार्ड था उधर, उसने मुझे बोला कि अभी भी चले जाओ। मैंने कहा मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। तो बोला कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद वो थोड़े थोड़े दम हुए, उन्होंने बोला हम अपने कमांडर से बात करेंगे। अंदर से आवाज़ आई शेख मुजीर रहमान की, मैं पत्नी की, शेख हसीना जी उनकी सिस्टर वो थे, कि आप इन पे विश्वास मत करो, ये बहुत जुल्मी है, ये कभी भी गोली चला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को समझता था। मैंने सिर्फ हाथ से इशारा किया, मुंह से नहीं, क्योंकि मैंने नज़र कमांडर पे रखी थी कि कहीं ये जो साइकोलॉजिकली जो मैंने उसको डोमिनेट कर रहा हूँ वो थोड़े नीचे हो गया है, तो नज़ारा होने से ये ना हो कि वो दोबारा कुछ और सोच ले। तो मैंने बोला आपकी जो टेलीफोन लाइन है वो कट गई है, उन दिनों टेलीफोन लाइनें होती थी, और जो बची हैं वो लड़ाई के अंदर बर्बाद हो गई हैं, और जो आपके कमांडर हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, आप नहीं बलाव कर सकते। लेकिन अगर आप लेट करोगे तो मुक्तिवानी भारतीय फौज आएगी, आप सबको मार देगी, और आपकी फैमिली पाकिस्तान में, आपके बच्चे, जान की बोला मैंने, और जो माता पिता आपका इंतजार इतने 10 महीने से कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं देखेंगे, और जो आपकी डेड बॉडी है उसको भी वो शायद ना देख सके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बातचीत होती रही इस बीच में, उनको बोला मैंने, मैं फौजी, भारतीय फौजी अफसर से प्रॉमिस करता हूँ, आप अगर सरेंडर कर देंगे तो मैं आपको हेड क्वार्टर पहुँचा दूँगा, और जहाँ से वो सरेंडर करें। वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो थोड़े डर से गए, थोड़े नरम हो गए। इसी चीज़ को मैंने जब दोबारा बताया कि आप डिले करेंगे, मुक्तिवानी आ रही है, भारतीय फौज आ रही है, वो आपको जो है बर्बाद कर देगी, और अब जैसा मैंने बताया आपका क्या हाल होगा, फैमिली का, आपके साथ वो, ये फैमिली का और थोड़ा दबाव का और कमांड का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। वो सरेंडर करने को तैयार हो गए। क्यों कि एक तो मैं बिना हथियार के था, दूसरा जो संतरी का उसका रेवलमेर था, मैंने उसकी नापरवाह करते हुए भी उनके ऊपर ये जवाब डाला, और वो नीचे आने को तैयार हो गए। लेकिन क्यों मुझे मालूम था उनके हथियार जो है लोडेड है, और दुश्मन कभी भी कोई गलत काम कर सकता है, तो मैंने उनको बोला अपने हथियार वहीं छोड़िए और आप नीचे आ जाएं। वो मेरे दोबारा कहने के ऊपर कि आप नीचे आए, नहीं तो आप पे दूसरी कार्रवाई हो सकती है, तो उसके ऊपर वो नीचे आ गए। मैंने अपने जवान को बुलाया, गाड़ी के साथ उसको भेज दिया। घर का जब मैं दरवाज़ा खोला तो जो शेख मुजीब रहमान की पत्नी, जिसको बंगो माता भी बोलते हैं, वो शेख हसीना, उन्होंने मुझे बेगमाता ने गले में लगाया और बोला
आपको खुदा ने भेजा है हमारी फैमिली हमको बचाने के लिए, आप मेरे बेटे समान हैं। इसी दौरान जो मैं आपको एक चीज़ खास बताना चाहता हूँ, जो एक हिस्टोरिकल इसके साथ जो हिस्सा है, वो ये कि एक मिस्टर खोखा है जो कि कज़न थे शेख मुजीब के, और उनके नीचे काम किया, उनका एड किया, वो भी फ्रीडम फाइटर। वो एक बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग उन्होंने शेख हसीना जी को दिया। शेख हसीना ने वो फ्लैग मुझको दिया, वो बोला कि आप हमारे घर के ऊपर इस झंडे को लगाए और पाकिस्तान से हटा दीजिए। मैं शायद पहला ही आदमी था, जैसा मुझे लोगों ने बताया, कि मैंने जाकर उनके घर के ऊपर शेख मुजीब के बांग्लादेश का आज़ादी का वो लगाया और पाकिस्तान का झंडा मैंने नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर पाँव रखा जब बंग माता ने और बोला जय बांग्ला। जी सबने जय बांग्ला। कर्नल अशोक, बहुत ही दिलचस्प उस वक्त की घटना है जो आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल फिर ये कि बांग्लादेश के धनमंडी में जब आप निहत्थे पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से शेख हसीना को बचाने गए तो आपको किन खतरों का सामना करना पड़ा और क्या डर नहीं लगा? सबसे पहले जो मैं गया तो खतरा नहीं बल्कि एक वार्निंग थी मेरे लिए कि आप आगे मत जाओ। उससे पहले उन्होंने उस भीड़ के ऊपर फायर किया था और एक लेडी डॉक्टर जो रिपोर्टर उसको गोली से मार दिया था। मुझे मालूम था कि जो पाकिस्तान इस टाइम पर जो मैं जा रहा हूँ, आई एम एंटरिंग द जॉज ऑफ डेथ। मुझे मालूम था कि ये बहुत खतरा है और मुझे जीतने जो सरेंडर करने का जो मौका है, जो चांस है, वो बहुत कम है। लेकिन मेरे आगे ड्यूटी थी, मुझे उन जो आदमी अंदर थे उनको बचाना था और उसके समय को देखते हुए मेरे पास ये था कि कोई भी हमला या फौज आने पर भी जान को खतरा हो सकता है। तो वही मौका मेरे पास था और इसीलिए मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए किसी सीनियर से कोई परमिशन नहीं ली, किसी नहीं बोला, क्योंकि एक चीज़ बता दे कि ये 14 गार्ड जो मेरी पटालियन थी, इसे आने से पहले मैंने भारत की पहली पैरा कमांडो 9 पैरा कमांडो में नौकरी की थी, सर्विस की थी। आने से पहले मैं 2 पैरा स्पेशल फोर्स में नौकरी कर चुका था। मेरे अंदर वो एक फौज का था और मेरे पिता जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और उन्होंने मुझे बचपन में फौज में भर्ती के लिए बोला, वो बोला कि फौजी बेटा नाम रखा था। तो वो जज्बात जो मुझे बचपन में एनसीसी आगे ली, जैसे अब फौज में हुआ, और ये जो पैरा कमांडो ऑर्डर ट्रेनिंग थी मेरे अंदर थी और मेरे अंदर ड्यूटी का था कि उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का अगर ये नहीं है तो ये जीत जो हमारी वो जो है हो सकता है पॉलिटिकली या कि जो है। कर्नल तारा, जब ये टास्क आपको दिया गया तो कितने लोग आपके साथ थे और क्या आपको यकीन था कि ये टास्क आप सफलता के साथ पूरा कर लेंगे? मैंने जैसे आपको बुलाया, मैंने 2 आदमी को लिया। पहले हमारे दबाव ये था कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर चुकी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो कि, लेकिन ये प्रॉब्लम उस सामने जब आई तो किसी सीनियर को नहीं मालूम, जो फौज के सीनियर या फौज की यूनिट उनको दिन को पता लगा जब मीडिया ने उनको बताया। ये जितनी भी कार्रवाई थी, जितना भी ये खतरा रिस्क लिया था, मेरी अपनी ही सोच से एट द स्पॉट के ऊपर डिसीजन था और वो मैंने कार्रवाई की। जी अच्छा कर्नल तारा, जब आपने शेख हसीना और उनके परिवार को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया तो शेख हसीना का पहला रिएक्शन क्या था? जब उन्होंने मुझे देखा और बंगो माता ने मुझे बेटा बोला तो शेख हसीना जो थी उन्होंने भी मुझे भाई के तौर पर रिएक्शन दिया। जाहिर सी बात है कि बड़ा खास वो पल रहा होगा। शेख हसीना को बचाने के बाद आप उन्हें लेकर कहां पहुंचे थे, क्योंकि बांग्लादेश में तो उस समय हालात बिल्कुल युद्ध जैसे थे। देखिए, लड़ाई के साथ मैं चला था, जीतते हुए, लड़ाइयाँ लड़ते हुए। जब ढाका है तो 16 तारीख को सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था और आपने सफलता के साथ पूरा किया। अच्छा, इस ऑपरेशन के बाद में भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से आपने क्या कहा? आपने कैसे सेना को इन्फॉर्म किया कि टास्क सक्सेसफुली पूरा हो गया है?
इससे पहले आपने एक सवाल पूछा था, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लड़ाई से पहले 70 में मेरी शादी हुई थी। मेरी वाइफ का नाम है आबा तारा। शादी हुई थी। शादी के बाद साल एक कुछ महीने पहले हुई थी, लड़ाई में गए। जब लड़ाई के अंदर थी तो लड़ाई के ख़त्म होने के तक मेरी बिटिया जो हुई थी अंशु तारा, उसको मैंने लड़ाई के बाद 6 महीने के बाद देखा अपनी वाइफ को। और मेरी वाइफ को नहीं पता था कि मैं लड़ाई में हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया जो उसमें थी कि जब ये मैं उनको रेस्क्यू कर रहा था, मेरी फैमिली जो दिल्ली में थी, तो हमारे एक पड़ोसी प्रोफेसर हैं, उन्होंने आके बोला मेरे पेरेंट्स को, इनको, कि आप टीवी में शो को देखो। वो घबरा के थे, क्या कहते, नहीं आप देखो। और जब टीवी को ऑन किया, मेरी वाइफ थोड़ा सा घबराई थी, पेरेंट्स घबराए थे। उस टीवी के अंदर 17 तारीख को जब मैंने रेस्क्यू कराया था, शाम को वो जो सीन था, जो टीवी इसको रेस्क्यू कराने वाला वो कार्रवाई वो टीवी में आया, तब इन्होंने मुझे देखा था। तो जब सीधे ने मुझसे पूछा, वो जैसे अभी आपका सवाल है, उनको फर्स्ट पहले तो वो दोपहर को, दिन को उनको पता लगा मीडिया के थ्रू। फौज के जो मेरे सीओ साहब थे वो भी मीडिया के थ्रू पता लगा, क्योंकि मैं वहाँ रुका उनकी सिक्योरिटी के लिए। और तब जाके ये जो फौज के अंदर ये पता लगा। और जब मेरे सीनियर ने बाद में मुझे मिला तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती, ये नामुमकिन, ये हम सोच भी नहीं सकते कि एक आदमी अफसर जो है जी बिना हथियार के 12 अफसरों के बंकरों में बैठे हैं, आपकी राइफल को जो बैलेट है आपकी बॉडी को टच कर रहा है, फिर भी आप खड़े रहे और आपने उनको सरेंडर कराया। कहता ये जो है हमारे सोच से बहुत बाहर है। ये जनरल मानेकशॉ ने भी जब इंटरव्यू हुआ था मुझे बुलाकर बोला था। कर्नल अशोक कुमार तारा जी, आज 2024 में 1971 का जिक्र बार बार होता रहा है और चूंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया कि क्या उस वक्त घटा था और क्या उसमें आपका बड़ा रोल रहा था और शेख हसीना को कैसे उस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आपने निकाला था, वो भी निहत्थे रहकर। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइए।